नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। 2 दिन पहले ट्वीट से सियासी तूफान खड़ा करने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के तेवर अब नर्म पड़ गए हैं। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बगावत का बिगुल फूंकने वाले हरीश रावत के सारे शिकवे दूर हो गए। हालांकि रावत 2022 के चुनावी अभियान की अगुवाई करते रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बनने की उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है, ऐसा प्रतीत होता है। कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाए। आला कमान से मिली बातचीत की दावत के बाद भी रावत के सुर में बगावत की बू बाकी थी। कैमरे के सामने इसकी झांकी भी दिख गई, लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात होते ही हरीश रावत को राहत मिल गई। तमाम गिले शिकवे दूर हो गए, चेहरे पर मुस्कान आई, जुबान से इनाम का ऐलान भी हो गया। ये महत्वपूर्ण फैसला है, जिस तरीके और से मैं आभारी हूँ। जिस तरीके से आपने ट्वीट किया, जो नाराजगी आपकी थी वो नाराजगी अब बिल्कुल दूर हो गई। कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाए जा। हमारी जिंदगी का इतना ही तो मकसद। आपका एक उत्तराखंड कांग्रेस के दूसरे नेता भी रावत की सियासी शख्सियत की तरफदारी करने लगे। कल तक जो टांग खींच रहे थे वो भी वफादारी दिखाने लगे। उत्तराखंड में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए माननीय हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी, किशोर उपाध्याय जी, सभी लोग मिलजुल कर एक अच्छा कैंपेन को लीड करने का स्ट्रेटेजी अभी हमने तैयार की है। शिकायत हरीश रावत को थी, जो उन्होंने ट्वीट किया था, वो शिकायत अब खत्म हो गई। नहीं, बिल्कुल सब बहुत खुशी आ रहे हैं। अभी उन्होंने कहा है कि मैं सबको लंच करवा रहा हूं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बुधवार को हरीश रावत ने एक ट्वीट से हड़कंप मचा दिया था। देहरादून से दिल्ली तक हरीश रावत सुर्खियों में छा गए। रावत के निशाने पर कांग्रेस आलाकमान था, लिहाजा विरोधी भी तंज कसने लगे। रावत पर सियासी सहानुभूति उड़ने लगी। फ्रंट फुट पर खेल रही कांग्रेस बैक फुट पर आ गई। अफवाहें यहाँ तक उड़ी कि हरीश रावत का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है और उन्होंने पाला बदलने का मन बना लिया है। लेकिन तजुर्बेकार रावत कच्ची गोटियां खेलते नहीं। ट्वीट का असर हुआ। गुरुवार को प्रियंका गांधी ने फोन पर हरीश रावत से बात की और रावत के एक ट्वीट ने सारी अफवाहों पर विराम लगा दिया। विरोधियों के मन में फूट रहे लड्डू भी खुद खा गए। हरीश रावत ने लिखा, मेरा ट्वीट रोजमर्रा जैसा ही ट्वीट है, मगर आज अखबार पढ़ने के बाद लगा कि कुछ खास है, क्योंकि भाजपा और आप पार्टी को मेरे ट्वीट को पढ़कर बड़ी मिर्ची लग गई और इसीलिए बड़े नमक मिर्च लगाए हुए बयान दे रहे हैं। ट्वीट में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हरीश रावत ने स्पष्ट कर दिया कि उत्तराखंड कांग्रेस में जो थोड़ी बहुत दिक्कतें थीं, अब वो दूर हो चुकी है। न्यूज 24 से खास बातचीत में रावत ने बताया कि उत्तराखंड का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री पर फैसला चुनाव के बाद होगा। इस फैसले के बाद अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। थोड़ा कुछ लोगों में कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन राहुल जी के फैसले के बाद दूर हो। धन्यवाद। चुनाव होगा, ये ऐलान कर दिया गया है। आप खुश हैं? आपके चेहरे से लग रहा है आप भी खुश हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में फिलहाल गुटों में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है, जिसमें एक गुट विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का है तो दूसरा हरीश रावत का। एक और गुट पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का है, जो प्रीतम सिंह के साथ मिलकर आलाकमान को समझाने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करना कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। आज बैठक आहूत की गई है। उस बैठक में सभी साथी अपनी बात रखेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व जो दिशा निर्देश देगा, सब लोग उसका अक्षर से अक्षर पालन करेंगे। इसमें कहीं ऐसा तो हरीश रावत को नहीं लग रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है? नहीं, देखिए, अब ये निर्णय लेने का अधिकार प्रीतम सिंह में तो निहित नहीं है। ये निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो अब तक कहा है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और सही बात भी है कि हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ते हुए 2 बार हमने सरकार भी बनाई है उत्तराखंड राज्य के अंदर। तो ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। तो आपको उम्मीद है कि आज की बैठक के बाद भी जो पार्टी का पुराना फैसला था कि सामूहिक नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, वही फैसला बरकरार रहेगा? मैं कैसे कह सकता हूँ? जो निर्णय मुझे नहीं लेना है, जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है, उस परिप्रेक्ष्य में मैं पहले से कोई बात कह दूं कदापि उचित नहीं है। इधर रावत गुट चाहता है कि विधानसभा चुनाव हरीश रावत के चेहरे पर लड़ा जाए, क्योंकि रावत बनाम धामी होने से कांग्रेस की जीत तय है।
लेकिन बिना किसी चेहरे के चुनाव में कूदे तो बीजेपी इस जंग को मोदी बनाम कांग्रेस कर देगी और इससे पार्टी को सत्ता हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं 2.5 घंटे की बैठक का सार आपको 2 मिनट में बताऊं तो ये था कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन आदरणीय हरीश रावत जी आगामी इलेक्शन में हमारे उस इलेक्शन का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस आलाकमान भी हरीश रावत को दरकिनार नहीं करना चाहता। पार्टी को हरीश रावत की वफादारी पर रंच मात्र संशय नहीं है, लेकिन राहुल गांधी उत्तराखंड कांग्रेस का कायाकल्प चाहते हैं। भविष्य की कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में नई पौध तैयार करना चाहते हैं और माना जा रहा है कि फिलहाल उनकी पहली पसंद प्रीतम सिंह ही है। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा का मानना है कि इस बार का चुनाव हरीश रावत के चेहरे पर ही लड़ा जाना चाहिए। अगर ये कहे कि कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं तो जनता के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, हम किसी चीज़ को कभी शब्दों के अर्थ को उसके दायरे से बहुत बड़ा व्यापक फैला देते हैं। कांग्रेस एकजुट है। 16 दिसंबर को राहुल जी आए थे, उसने एक साफ मैसेज दिया है 2022 में कांग्रेस वहाँ पर आ रही है। लेकिन हरीश रावत जी ने कुछ बहुत से सवाल उठाए हैं, उन सवालों को हमको देखना चाहिए, उसको उसी संदर्भ में पहुँचना चाहिए। अभी हाल के सल्ट के उपचुनाव में कुछ लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ जब हम जीत थे और उस जीत का असर इस चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हुआ, उसमें पार्टी को कमजोर किया। देवेंद्र यादव जब से उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं तब से ही रावत से उनका रिश्ता 36 का रहा है। पार्टी प्रभारी से रावत की अनबन ने उनके दूसरे विरोधियों को भी गुटबाजी का मौका दे दिया और देहरादून की लड़ाई दिल्ली तक आ गई। हालांकि दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात के बाद भी हरीश रावत को वो सब कुछ हासिल नहीं हुआ जिसके इरादे से बुधवार को उन्होंने बगावती ट्वीट किया था। लेकिन ये भी कम नहीं कि महज 48 घंटे के भीतर उन्होंने विरोधियों की बोलती बंद कर दी, चाहे वो पार्टी के भीतर हो या फिर बाहर। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और नॉनस्टॉप 9 में अब एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो ये कि लुधियाना ब्लास्ट में मारे गए संदिग्ध की पहचान हो गई है। खन्ना का रहने वाला था ये शख्स, बर्खास्त कांस्टेबल था और इस शख्स का नाम गगनप्रीत। कई मामले गगनप्रीत के खिलाफ दर्ज थे। विशाल एंग्रीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ये बड़ा खुलासा, पंजाब पुलिस में बर्खास्त कांस्टेबल हमलावर निकला। शीतल, जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां लगातार ही लगी हुई थी और हर एक बात को बड़ी ही बारीकी के साथ देखा भी जा रहा था और इसी के चलते ही एनआईए भी वहां पे पहुंची हुई थी और पूरी बारीकी और तालमेल के साथ पंजाब की इंटेलिजेंस और बाकी लोग जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो इसके बाद धीरे धीरे परतें खुलती चले गई और लुधियाना से चलते हुए जो इंटेलिजेंस थी, जो एनआईए थी, वो खन्ना पहुंच गई और खन्ना में जहां पर इसकी पहचान कर ली गई है। गगनप्रीत इसका नाम बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इसके ऊपर कई मामले भी दर्ज थे और मामलों के चलते ही अब जो एनआईए है, जो पुलिस है, उसने खन्ना में डेरे लगा दिए और खन्ना में इसके साथियों की पहचान करने में लगी हुई है कि कौन कौन से वो लोग थे जो इसके साथ में रहे होंगे और असेंबल करने के लिए जो मटेरियल था उसके पास कहां से आया और कौन कौन से वो लोग थे जिसके साथ इसका संपर्क रहा है। अब धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा है कि जल्दी ही एनआईए और पंजाब पुलिस इसका खुलासा कर सकती है। जी धन्यवाद विशाल इस जानकारी के लिए। तो पंजाब पुलिस का बर्खास्त कांस्टेबल निकला लुधियाना ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपने देखी। और अगली खबर भी पंजाब से जुड़ी हुई है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार घोषणाएं हो रही हैं, रेवड़ियां सियासी बांटी जा रही हैं। अब पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपया कर्ज माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसका ऐलान किया और किसान आंदोलन और पराली जलाने को लेकर किसानों पर दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि 2 ਲੱਖ तक ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੋਟਲ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਜਿਹੜਾ क्रॉप लोन है वो माफ़ किया जाएगा। पंजाब का चुनावी बिगुल बजने से पहले ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज की माफी का ऐलान कर दिया है। चुनावी वैतरणी में कांग्रेस की नैया पार कराने के वास्ते चन्नी ने किसानों पर दर्ज तमाम मुकदमों को भी वापस लेने की घोषणा कर दी है, चाहे वो आंदोलन को लेकर हो या फिर पराली जलाने को लेकर दर्ज FIR, सभी रद्द कर दिए जाएंगे। किसानों ਨੂੰ ਤੇ खेत मजदूरों ਨੂੰ मैं ਵਧਾਈ देना चाहता कि पंजाब सरकार ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। चुनावी वेला में पंजाबियत के पुरजोर समर्थक बने चन्नी ने पंजाबी संगीत और फिल्म की विरासत को बचाने का नारा दिया और इसे बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म और टेलीविजन काउंसिल बनाने का फैसला लिया है। चन्नी ने पंजाब की सत्ता पर नजरें गड़ाए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। केजरीवाल को मजीठिया से माफी मांगने वाला भगोड़ा बता दिया। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਬਰਾਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। किसी भी धर्म की बेअदबी, किसी भी धर्म के ग्रंथ की बेअदबी नहीं करने दी जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की एंट्री से पंजाब की सियासी लड़ाई चतुष्कोणीय हो गई है, लेकिन जानकारों की माने तो 2022 की जंग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ चन्नी को निशाना बना रही है तो चन्नी भी केजरीवाल को ही टारगेट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगली खबर बिहार से है। बिहार की प्रमुख पार्टियों में से एक आरजेडी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन खुद सत्ताधारी पार्टी में इसको लेकर रात छिड़ी हुई है। जेडीयू के एक नेता ने इसे बेकार का फैसला बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के केंद्र सरकार के फैसले पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू दो फाड़ हो गई है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के प्रवक्ता इसे महिला सशक्तिकरण अभियान का हिस्सा बता रहे हैं, तो पार्टी के एमएलसी गुलाम रसूल बिलियावी इसे गैर जरूरी ठहरा रहे हैं। आम तौर पर देखा गया कि बेटियों की लंबाई बाल विवाह के चलते कम होता है, तो ये चिंता की बात है। तो ऐसी स्थिति में 21 वर्ष का ये जो प्रस्ताव है, इसको पार्लियामेंट की कमेटी इस पर विचार करेगी। ये एक महत्वपूर्ण कदम है और सशक्तिकरण के दिशा में बढ़ता हुआ सार्थक प्रयास है। अगर प्रजनन दर घटाने की दृष्टिकोण से 18 से 21 किया गया है तो रोल मॉडल बिहार है, इसके नायक हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं, इसको कर देना चाहिए। या फिर ये बताना चाहिए कि भाई 18 से अगर 21 किया जा रहा है तो इसके पीछे की लॉजिक क्या है और बालिग होने की सीमा क्या होगी। गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला सिर्फ उन्हीं को नहीं सुहा रहा जो महिलाओं का दमन करते हैं, 3 तलाक को जारी रखना चाहते हैं, छोटी छोटी बच्चियों का दमन करते हैं। महिलाओं को हम मजबूत बनाने का काम करेंगे, महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। 21 साल की उम्र करने से, शादी से कहीं न कहीं महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, उनको मजबूती मिलेगा, उनके शिक्षा से लेकर करके तमाम चीजों में उनके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। एक तरफ जहां सत्ताधारी जेडीयू के नेता मोदी सरकार के इस फैसले के विरोध में ताल ठोक रहे हैं, वहीं बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी केंद्र सरकार के इस फैसले के समर्थन में खड़ी दिख रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि ये प्रगतिशील कदम है, महिलाओं की आजादी बढ़ाने वाला फैसला है। सब लोग शादी ब्याह भी तो लेट ही कर रहे हैं। आप देखिएगा कहाँ कोई अब 18 साल में या 17 साल में, हाँ जहाँ जागरूकता की कमी है वहाँ थोड़े बहुत ये सब हो जाता है, लेकिन गांव देहात में भी ये प्रचलन रहा है कि पहले अगर 14 साल में उम्र में शादी भी हो जाता था तो 5 साल गौना होता था। जब वो अडल्ट हो जाती थी तब जो है घर उसको लेकर के जाता था। तो अगर 18 से अगर 21 भी हुआ है तो उसमें कोई आपत्ति किसी को। पिछले हफ्ते ही केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के फैसले पर मुहर लगाई थी और हाल ही में समाप्त हुए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इसे लोकसभा में भी पेश किया गया था। हालांकि विपक्षी दलों की मांग के बाद सरकार ने इसे विचार के लिए संसद की स्थायी समिति में भेज दिया। केंद्र सरकार की मंशा मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना है, लेकिन बच्चियों को बोझ समझने वाला समाज और पराया धन मानने वाली पुरुषवादी मानसिकता इस प्रगतिशील फैसले को हजम नहीं कर पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।